चलें, पहले तो मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ से जा रहा हूँ मैं github.com और github.com पे जाने के बाद वो जो कल मैंने यूज़र बनाया था उससे मैं लॉग आउट कर रहा हूँ और एक दूसरे यूज़र से लॉग इन कर रहा हूँ जो मेरा मेन यूज़र है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक नई रिपॉजिटरी बना लेते हैं। रिपॉजिटरी का नाम हम रख देते हैं पाइथन ट्यूटोरियल्स। सही है, ये मैंने रिपॉजिटरी यहाँ पर क्रिएट कर दी। अच्छा, अभी रिपॉजिटरी बनाने के बाद और कुछ भी नहीं करना है, बस ये चीज़ें आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है ना, ये आपने जहन में रखना है एज इट इज़। जैसे लास्ट टाइम कल मैंने इसको कॉपी किया था, तो आप नोटपैड के ऊपर यहाँ ये वाला कंटेंट जो है बस इसको कॉपी कर लें। इसमें सारी कमांड्स लिखी हुई जिनकी मदद से आपने अपनी गिटहब की रिपॉजिटरी बनानी है। बस ये यूआरएल आपको यहाँ से कॉपी करना होगा। ये आप नोट कर लें जो भी यूआरएल है, क्योंकि ये यूआरएल जो है उसकी मदद इसी पर जो है ना वो आपने अपना कोड वगैरह अपलोड करना है। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब आप जाएंगे VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर आप चाहें तो एक नया फोल्डर बना लें, ठीक है। और फोल्डर बनाने का एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से बना लें। और यानी मिसाल के तौर पे आप सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, टर्मिनल ओपन करें, ये टर्मिनल ओपन हो गया। अच्छा, सी में यूजर्स में इसरार में मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। मैं एक डायरेक्टरी पाइथन प्रोजेक्ट्स, तो इससे नया फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। फिर आप इस फोल्डर के अंदर चले जाएं, पाइथन प्रोजेक्ट्स, या पाइथन प्रोजेक्ट्स के अंदर आ गए। इसमें आप जो है वो एक और डायरेक्टरी बना लें, पांडास डेमो। तो ये पांडास डेमो बन गया। और फिर ये आप चाहें तो CD पांडास डेमो में चले जाएं, तो आप ये पांडास डेमो में आ गए टर्मिनल में। उसके बाद आप CLS कर दें तो ये स्क्रीन पूरी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से ओपन फोल्डर करें और सी में यूजर्स में वो जो अभी आपने फोल्डर बनाया है उसमें चले जाएं। सी में यूजर्स में इसरार में हमने पाइथन प्रोजेक्ट्स का फोल्डर बनाया है, इसमें पांडास डेमो का फोल्डर ये मैंने ओपन कर लिया। तो ये एक फोल्डर मेरे पास विजुअल स्टूडियो VS कोड के अंदर ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं दोबारा से जो है वो टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। हम इस फोल्डर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर अब वो कमांड्स हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। पहली कमांड क्या है कि आप सिंपल एक फाइल बना लें, रीडमी फाइल बना रहे हैं। ये आप एक फाइल बना रहे हैं readme.md और उसके अंदर ये टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कमांड है, इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इसने क्या किया कि एक readme.md फाइल बना दी, सही है।
उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ git init। गिट अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप जो है वो डाउनलोड गिट कर लें पहले। ये गिट इनिशियलाइज हो गई फॉर दिस पर्टिकुलर फोल्डर। फिर ये जो रीडमी है ये आप गिट में ऐड कर दें। ये इसने गिट के अंदर ऐड कर दिया। और फिर आप पहला जो कमिट है उसका नाम रख दें फर्स्ट कमिट। ये फर्स्ट कमिट हो गया, ठीक है। उसके बाद मेन ब्रांच को हम एक्सेस कर रहे हैं। ब्रांचेस मजीद भी हो सकती हैं, फिलहाल तो मेन सबसे पहली होती है। फिर उसके बाद ये रिपोजिटरी है। अच्छा, मैं इस VS कोड में अपने इस आईडी के साथ ऑलरेडी लॉगिन हूँ। आप पहली दफ़ा करेंगे तो ये आपको लॉगिन करेगा, आपके यूज़र नेम पासवर्ड पूछ के, जो भी आपका गिटहब का यूज़र नेम पासवर्ड है वो पूछेगा आपसे। और उसके बाद जो है वो हम ये जो हमने कोड लिखा है इसको पुश करवा देते हैं गिटहब के अंदर। तो अभी ये होगा कि ये जो कुछ भी आपने लिखा है, अभी तो एक ही फाइल है जो कि readme.md फाइल है। ये फाइल जो है वो गिटहब के ऊपर जाकर मेन ब्रांच के अंदर ये सिंक हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आकर आप रिपोजिटरी को रिफ्रेश करके देखेंगे तो अब इस रिपोजिटरी के अंदर आपको ये readme.md फाइल नज़र आ रही है। एक कमिट हुआ है इसके अंदर जो अभी हमने VS कोड से कमिट किया था, और वो कमिट बेसिकली फर्स्ट कमिट के नाम से हमने किया था। और इस फर्स्ट कमिट के अंदर हमने किया क्या है, इस फर्स्ट कमिट के अंदर हमने जो है वो अगर आप डिटेल में जाके देखेंगे तो सिंपल एक ये रीडमी फाइल हमने यहाँ पर अपलोड कर ली, ठीक है। तो अब जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम चेंज करते चले जाएंगे तो वो हम यहाँ गिटहब पे अपलोड करते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, चले इसको अभी टर्मिनल को हम बंद कर देते हैं और वापस आते हैं यहाँ पर। ये readme.md फाइल है। यहाँ पर अब मैं एक और फाइल बना रहा हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ मेन फाइल .py। तो ये पाइथन की एक फाइल बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपना पाइथन का कोड लिख सकते हैं और कोड लिखने के बाद जो है उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट टाइम हमने जो है वो करा ये था कि पांडास को अंडरस्टैंड किया था। तो अब वो वाली जो फाइल है हमारी, वो फाइल जो है वो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। डाउनलोड्स में पड़ी हुई है वो data.csv फाइल, ठीक है। या स्टूडेंट डेटा नामी एक फाइल चलेगी पड़ी हुई है CSV। इसको ओपन कर लेते हैं। ये एक CSV फाइल है मेरे पास, ठीक है। तो इस CSV फाइल को मैं सेव एज कर देता हूँ अपने फोल्डर के अंदर। हमारा फोल्डर जो है वो C में यूजर्स में इसरार के अंदर पाइथन प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पर हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं students.data_data.csv। तो ये student_data.csv फाइल यहाँ पर आ गया। अब मेन फाइल में जो है वो हम अपना पाइथन का कोड लिखेंगे। अब देखें ये VS कोड के अंदर जो है वो लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल नहीं होती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप दोबारा से क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल के अंदर अब आपने इंस्टॉल करनी है कोई भी लाइब्रेरी, तो आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल, और फॉर एग्जांपल पांडास करनी है तो आप लिखेंगे पांडास। तो अब ये पांडास लाइब्रेरी इंटरनेट से डाउनलोड करके इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमारे लिए इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा सा इंटरनेट जाहिर है थोड़ा
डाउनलोड करने में ये टाइम लेगा। अच्छा, ये हमारा जो है वो पांडास इंस्टॉल हो गई है। इसमें ये कि आप बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी मैसेजेस वगैरह आपके पास आ रहे हैं, तो जैसे अब ये एक यूआरएल है जहाँ पर पाइथन के स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, तो आप इसको पाथ में ऐड कर दें। पाथ में कैसे ऐड करना है, आपने सिंपली अगर विंडोज 11 में कहीं भी है तो आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सर्च करना है, ENV। एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर जनाब आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाएं, इसमें ये पाथ होता है, पहले से मौजूद होगा ये वेरिएबल, इसको एडिट करें। यहाँ पे आपने जो भी पाइथन है या जो भी चीज़ है वो ऐड करनी होती है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ न्यू ऐड कर लें और वो जो स्क्रिप्ट्स हैं उसका लिंक यहाँ पर दे दें, ठीक है। तो उससे ये होगा कि ये फिर टर्मिनल वगैरह को डायरेक्टली एक्सेस होता है। सिस्टम वेरिएबल में भी डाल दें, यहाँ पे भी एक नया सिस्टम वेरिएबल बना लें और उसके अंदर ऐड कर लें। तो ये जनाब आपका पाथ में ऐड हो गया है। खैर हमारे पास इंस्टॉलेशन हो चुकी है, तो हमें जो है बस अब कोड लिखना है और एग्जीक्यूट करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि हमारे पास पांडास आ गई है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंपोर्ट पांडास एस पीडी। तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। बाकी आप इसमें अपना वो भी कोड जिस किस्म का लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बना रहा हूँ और डिक्शनरी में बना रहा हूँ नेम। इसके अंदर कुछ नेम्स ले लेते हैं, लिस्ट ले लेते हैं, अली कोमा सलीम कोमा उस्मान, ठीक है। एक हमारे पास नेम आ गया। एक हम एज ले लेते हैं, एज हम दे देते हैं 23, 24, 56। और फिर हम ग्रेड ले लेते हैं, ग्रेड हम ले लेते हैं जनाब ए कॉमा बी कॉमा ए। ये हमारे पास एक डिक्शनरी आ गई। अब आप इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, pd डॉट डेटा फ्रेम, और उसमें ये डेटा आप भिजवा दें। फिर आप चाहें तो डेटा फ्रेम को प्रिंट करके उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो आप कोड को रन करेंगे तो टर्मिनल पे ये इसका आउटपुट आपको दिखा देगा। सही है। अच्छा, अब ये जो आउटपुट आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है कि ये आपके पास वही जैसे हमने कल भी देखा था कि 3 कॉलम्स हैं और 3 रॉज हैं इसके अंदर। सही है। अच्छा, हम वापस आते हैं ऊपर। कल भी हमने ये किया था कि डेटा फ्रेम्स बनाए थे और डेटा फ्रेम्स बनाने के बाद उसको हमने इस्तेमाल किया था। अगर मुझे CSV रीड करना है तो मैं CSV किस तरीके से रीड कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा df2 इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और इसमें जो भी मेरी फाइल है जो कि यहाँ मौजूद है स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV। ये मैंने CSV रीड कर ली। फिर आप क्या करें कि डेटा फ्रेम का हेड यहाँ पर प्रिंट कर दें, यानी शुरू की 5 रोज। सही है। तो अब जब आप इसको रन करेंगे
तो ये रन हो जाएगा जनाब। कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लगा देते हैं हम, क्योंकि फाइल में स्टूडेंट्स है। दोबारा से इसको रन कर देते हैं। तो अब की दफा इसने रीड कर लिया स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डेटा को। तो आप देख लें कि चाहे आप CSV से डेटा उठा लें, CSV में भी यही डेटा पड़ा हुआ है, या आप डिक्शनरी बना के कर लें, दोनों कंडीशंस में आप इस तरीके से डेटा CSV से रीड कर सकते हैं। और CSV से रीड करने के बाद उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल फाइल से भी डेटा लोड किया जा सकता है, जेसॉन फाइल से भी किया जा सकता है। इट्स अप टू यू। सारी जो है वो ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होते हैं, और आप जो है वो सारे ऑप्शंस जो कल मैंने आपको सारे बताए थे वो सारे आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई थी, तो वो मैं आज की क्लास में आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर डेटा फ्रेम मौजूद है तो उसमें आप डिफरेंट किस्म की कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे अब DF भी मौजूद है। अगर आप DF को प्रिंट कराएंगे तो DF का डेटा आ जाएगा। अगर आप जो है वो DF2 का कराएंगे तो DF2 का आ जाएगा। मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि प्रिंट करवा देता हूँ DF, फिर DF के अंदर जाकर DF ग्रेड इक्वल्स टू A। अभी मैंने कंडीशन लगा दी कि ग्रेड कॉलम वो DF पूरा DF लेकर आओ जहाँ पे ग्रेड A है। तो आप जब इस कोड को रन करेंगे तो ये सारे DF को लेके नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ उस DF को लेकर आएगा। देखें ऊपर जो है वो पूरा DF प्रिंट हो रहा है, ये पूरा DF प्रिंट हो रहा है। नीचे जो है सिर्फ वो DF प्रिंट हो रहा है जिसमें ग्रेड A है, यानी कोई कंडीशन लगा दी हमने यहाँ पर, तो उस कंडीशन की बेसिस पे आपको आउटपुट नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर मजीद ये कि आप ये कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपने लिखा DF और फिर आपने लिखा एज, और एज आपने डिफाइन कर दी सपोज कि ग्रेटर देन एज 22 है, वो लेकर आओ। ये आपने इसको सेव किया, कोड को रन किया, तो ये आपको जो है वो आउटपुट पे दिखा देगा। पहले तो सारा पूरा DF दिखाएगा, फिर उसके बाद A वाले दिखा देगा, फिर उसके बाद देखेंगे एज ग्रेटर देन 22 के अंदर ये बता रहा है कि सबके अंदर एज जो है वो ग्रेटर देन 22 है। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अब इसमें और ऊपर वाले में फर्क क्या है उसको जरा समझें। यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई हुई है और हम उस कंडीशन के अंदर या तो ट्रू सेट कर रहे हैं या फॉल्स सेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस तरीके से करें कि कंडीशन DF को दे दें, तो अब ये उस DF में से वो सारे लेकर आ जाएगा जिनके अगेंस्ट ये कंडीशन ट्रू है। देखें ये सारे आ गए जिनके अगेंस्ट ये कंडीशन ट्रू है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, ठीक है। बाकी ऐड कैसे करते हैं, कॉलम अपडेट कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। आप डेटा फ्रेम के अंदर सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ DF अंडरस्कोर सॉर्टेड, उसमें मैंने लिखा DF डॉट
सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन कॉल कर लिया, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ बाय इक्वल्स टू एज कॉलम और कॉमा करके मैंने लिख दिया असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू, यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर दो डीएफ सॉर्टेड को। तो आप जब आप डीएफ सॉर्टेड को प्रिंट करवा के देखेंगे तो उसमें डेटा आपको सॉर्टेड ऑर्डर में नजर आएगा, लेकिन बाय एज। देखिए बाय एज सॉर्ट हुआ है, ऑलरेडी असेंडिंग में है, ठीक है। अगर इसको असेंडिंग को हम फॉल्स कर दें तो देखिए अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है आपके पास डेटा फ्रेम के अंदर कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर सकते हैं। फिर डेटा फ्रेम को आप ग्रुप बाय भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रुप इक्वल्स टू df डॉट ग्रुप बाय का फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं और ग्रुप बाय हम कर रहे हैं ग्रेड कॉलम से, और फिर मैंने लिखा डॉट साइज, तो इस साइज फंक्शन कॉल कर लिया। तो ये df को ग्रेड से ग्रुप बाय कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्रुप बाय क्या होता है, यानी एक जैसी जो वैल्यूज है ना, जो ग्रेड एक जैसे होंगे उनका एक ग्रुप बना देगा। यानी इसका अगर आप आउटपुट चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखें, अब ये इसने ग्रुप बाय करके आपको दिखा दिया है कि 2 ए वाले हैं और 1 बी वाला है, सही है। बाकी मिसिंग वैल्यू को फिल एन ए और वो सब चीजें मैंने आपको बता दी थी कि ड्रॉप एन ए फिल एन ए वगैरह कैसे होता है, वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। बाकी डीएफ अगर आपके पास मौजूद है, चाहे सीएसवी से लिया है चाहे एक्सेल से लिया है, उसको एक्सपोर्ट करना है अगर, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप लिखेंगे डीएफ डॉट टू अंडरस्कोर सीएसवी। एक तो रीड सीएसवी है, एक टू अंडरस्कोर है, ठीक है। ये आप आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, आउटपुट डॉट सीएसवी। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ग्रुप सॉर्टेड वाले को एक्सपोर्ट करना चाहूँ, तो मैंने लिखा df sorted डॉट टू अंडरस्कोर सीएसवी और इंडेक्स फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज वो इंडेक्स 0 1 2 3 को भी सीएसवी में कन्वर्ट कर देता है। तो अब जब आप इस कोड को रन करेंगे तो करेगा ये कि आपकी जो सॉर्टेड सीएसवी है उसको ये देखिए, ये आउटपुट डॉट सीएसवी यहाँ आ गए। इसका आउटपुट आप देखेंगे तो ये एज वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें डेटा पड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आप सीएसवी में भी कर सकते हैं, आप इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, df डॉट टू अंडरस्कोर एक्सेल, और इसमें आप कोई भी नाम दे दें, जैसे आउटपुट डॉट एक्सएल SX इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। अब आप इसका आउटपुट चेक करेंगे तो ये आपको जो है वो CSV के साथ साथ एक्सेल फाइल भी एक इंपोर्ट कर देगा। एक्सेल पे ये एरर दे रहा है क्योंकि इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होगी, ये ओपन पाई एक्सेल, तो इसको हमें इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो वो आप इंस्टॉल करके अगर इस कोड को चलाएंगे तो ये कोड चल जाएगा। चलें, अभी चेंजेस मैंने यहाँ पर किए हैं ना, वो मैं चाह रहा हूँ कि एक तो मेरी फाइल जो अपडेट हुई है वो भी ऊपर चली जाए,
और जो मैंने नई फाइल ऐड करी है वो भी ऊपर चली जाए। तो आप देखें कि अभी अगर आप गिटहब रिपोजिटरी में जाके देखेंगे तो वहां तो एक ही फाइल है, रीडमी फाइल .md। आप यहाँ से भी ऐड फाइल करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि बेहतर तरीका ये है कि आप यहीं से वर्जन कंट्रोल करें इसे। तो अगर जैसे मिसाल के तौर पे आप दोबारा से वही करना चाह रहे हैं, कमांड चलाना चाह रहे हैं, तो देखें हमने इनिशियली एक कमांड चलाई थी कमिट की, तो अब मैं सेकंड कमिट यहां पर करने जा रहा हूं। सही है, ये सेकंड कमिट मैंने कर दिया। तो ये क्या कह रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल, यू हैव अनट्रैक्ड फाइल। तो पहले इनको गिट पे ऐड करना पड़ेगा इन फाइलों को। तो इन फाइलों को ऐड करते हैं। तो पहले मैं ऐड करूंगा गिट ऐड मेन फाइल डॉट पाई, तो ये ऐड हो गई। फिर मैं कह रहा हूं गिट ऐड आउटपुट डॉट CSV, ये भी ऐड हो गई। फिर मैं कह रहा हूं गिट ऐड स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV, ये भी ऐड हो गई, ठीक है। स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV क्या है भाई, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डेटा, अच्छा ठीक है, वार्निंग है। अब आप जो है ना वो कौन सी कमांड चलाएं दोबारा से, सेकंड कमिट वाली। अब देखें ये सारी 3 फाइलें जो हैं वो चेंज हुई हैं। ये सारा करने के बाद अब आपने जो है ना वो करना क्या है, आपने पुश की कमांड चलानी है, ठीक है। मेन के अंदर जाके ये आप पुश कर दें, तो ये जो कुछ भी आपने चेंजेस किए हैं ये क्या करेगा, ये जाकर आपके गिटहब रिपोजिटरी के अंदर पुश कर देगा, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप यहाँ पर आकर गिटहब रिपोजिटरी को रिफ्रेश करके देखें तो यहाँ पर आपको ये फाइलें नजर आ रही हैं, मेन फाइल डॉट पाई, आउटपुट डॉट CSV, स्टूडेंट डेटा डॉट CSV, और ये सेकंड कमिट में आई हैं ये चीजें। ये वाली फाइल फर्स्ट कमिट में आई थी 32 मिनट्स अगो, ये 3 फाइलें सेकंड कमिट में आई हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टोटल 2 कमिट्स हो चुके हैं इस रिपोजिटरी के अंदर। एक कमिट 1 हुआ है और उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस करे थे, फिर सेकंड कमिट हुआ था तो इसके अंदर हमने 3 फाइलें अपलोड करी थी। ये 3 फाइलों का यहाँ पर पूरा डिटेल मौजूद है कि हमने क्या किया था। समझ में आ रही बात? ठीक है।